हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस, लाइव जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि आपको वीडियो और ऑडियो जो है कंटिन्यूसली प्राप्त हो रहा है। ओके, तो लास्ट टाइम अपने जो क्लास के अंदर कंप्लीट कर रहे थे टॉपिक, वह था आपका कॉलिजन थ्योरी या टक्कर सिद्धांत, या इसको संघटन सिद्धांत भी बोला जाता है। तो ये जो आपका कॉलिजन थ्योरी था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो भी परमाणु आपके हैं उनको ठोस गोले के रूप में माना जाता है। तो इनके अंदर जो जितने भी परमाणु या अणु हैं उनको ठोस गोले या उनको एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो है जब प्रभावी टक्कर होगी, प्रभावी टक्कर का यहाँ अर्थ ये है कि जब उनका आपस में टकराने पर नए उत्पाद का निर्माण होता है तो वह उसकी क्या कहलाएगी, प्रभावी टक्कर कहलाती है। तो अभिक्रिया के मिश्रण में इकाई आयतन में, यह हमेशा ध्यान रखना है, इकाई आयतन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, में प्रति सेकंड संपन्न होने वाले जो टक्करों की संख्या है वही आपकी संगठन आवृत्ति या संगठन कहलाती है, जिसको अपने जेड से डिनोट करते हैं। प्रभावी टक्कर जो होती है उसको संपन्न होने से रोकने के लिए, उसको प्रभावी टक्कर को जो प्रभावित करते हैं वो दो अवरोध यहाँ पे हो सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से अवरोध यहाँ पे हो सकते हैं। पहला जो अवरोध यहाँ पे रहता है वह आपका रहता है क्या, निष्क्रिय जो अभिकारक हैं वह पर्याप्त के कारण क्या हो जाएं कि वे प्रभावी टक्कर अपनी नहीं कर पाए। देखिए जब उनको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा जो है वो प्राप्त नहीं हो सके। दूसरा जो है आपका, पहला तो है आपका कि उनके पास पर्याप्त जो है टक्कर के कारण अवरोध नहीं हो, दूसरा अभिकारक जिनकी आपस में टक्कर होनी है वह क्या हो जाए, अभिविन्यास का अवरोध उनके अंदर हो जाए। तो देखिए दूसरा जो अवरोध है वो किस प्रकार से रहता है। ऐसी स्थिति के अंदर जो अभिविन्यास अवरोध है उसको अपने और अच्छे से समझ लेते हैं। तो पुराने जो बंध हैं वह टूटते हैं और नए बंधों का यहाँ क्या होता है, विन्यास निर्माण होता है। क्योंकि जब भी कोई अभिक्रिया संपन्न होगी तो जो पुराने बंध हैं वह टूटते हैं और नए बंधों का उनके अंदर निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर नए जब बंध बनते हैं तब अभिविन्यास अवरोध उत्पन्न होने की संभावनाएं यहाँ पे रहती हैं। तो देखिए किस प्रकार से, जैसे आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, जो है NO2 और NO2 दो आपके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये जब आपस में टकराते हैं NO2 और NO2, जिससे निर्माण होता है N2O4 का, N2O4 का निर्माण यहाँ पे होता है। तो ये अणु देखिए किस प्रकार से ये आपस में टकरा सकते हैं, क्या संभावनाएं रहती हैं। इससे ज्यादा भी संभावनाएं यहाँ पे रह सकती हैं, परंतु यहाँ पे अपने केवल दो ही संभावनाओं की बात करेंगे। तो पहली संभावना है जब NO2 जो है वह इस दिशा के अंदर उपस्थित हो, दोनों जो है आपस में एक दूसरे के सामने हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब आपस में ये टकराएंगे तो इनसे उत्पन्न होने वाली जो टक्कर होगी वह क्या होगी, सही अभिविन्यास होगा और प्रभावी टक्कर यहाँ पे संपन्न होती है, और जिससे आपका N2O4 का निर्माण हो जाता है। ये जो निर्माण किसका कर देगा, ये N2O4 का निर्माण कर देता है, क्योंकि ये टक्कर कैसी है, प्रभावी टक्कर यहाँ पे होती है। दूसरा, यदि इसी चीज को अपने समझना चाहें जिसके अंदर आपका जो टक्कर है वह प्रभावी टक्कर नहीं होती, जैसे उसके अंदर स्थिति क्या रहती है कि NO2 है जिसके अंदर दोनों N है वो एक दूसरे से क्या हो, विपरीत हो।
तो ऐसी टक्कर जो है वो आपकी अप्रभावी टक्कर होगी। अप्रभावी टक्कर होने से बंध निर्माण यहाँ पे नहीं होते। ये वाली चीज आपको विशेष ध्यान में रखनी है। फिर जो आपकी बात हमने लास्ट की थी, इन दोनों से क्या होगा, लास्ट के अंदर जो आपका फॉर्मूला बनता है उसको भी अपने यहां पढ़ लेंगे। इनसे बंध का निर्माण नहीं होता और अभिक्रिया की जो दर है वह दो जो कारक है उन पे निर्भर करेगी। कौन कौन से कारक होंगे उस चीज को अपने यहां पढ़ लेते हैं। तो पहली जो बात होती है वह होती है कि अभिक्रिय मिश्रण में इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली जो टक्करों की संख्या जेड जो है, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था उस अभिक्रिया की दर, और दूसरा जो प्रभावी टक्करों के अंश पर, प्रभावी टक्करों की अंश जो है वह क्या कहलाती है, आपकी एफ कहलाती है। इस पे भी क्या निर्भर करता है कि अभिक्रिया की दर जो है वो निर्भर करती है, कि अंश पे भी वो क्या करता है, निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक फॉर्मूला जो बनता है वह फॉर्मूला आपको ध्यान कि वेग होता है, जो अभिक्रिया का वेग जो है वो dx/dt है, वह निर्भर किस पे करता है, F इंटू जेड पे निर्भर करता है। F यहाँ पे क्या है, आपका प्रभावी टक्करों का अंश है, और Z आपका क्या है, अभिक्रिया मिश्रण में इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली जो टक्करों की आवृत्ति है उस पर निर्भर करता है। ये वाली चीज आपको यहां तक ध्यान में होनी चाहिए। तो फिर जो नया टॉपिक आता है वह रहता है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। तो यहां आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वह ताप से अत्यधिक प्रभावित होता है। ये वाली चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। और इसमें जो आपका ताप बढ़ाने पर लगभग सभी जो अभिक्रियाएं हैं उनका वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ता है। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ता है या इंक्रीज होता है, जिसे अपने कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सामान्य प्रेक्षण के अनुसार यदि अपने बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब अपने 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रियाओं का वेग
2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। दो से 3 गुना तक बढ़ जाता है। इसे ही ताप गुणांक कहते हैं। देखिए, जैसे ताप जो गुणांक है वह किस पे निर्भर करेगा? ताप गुणांक को अपने सूत्र फॉर्म में लिख सकते हैं, बराबर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक व T डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक, इन दोनों का जो अनुपात है वह कितना आएगा? 2 से 3 के बीच में आता है। ये वाली चीज आपको विशेष ध्यान में रखनी। और प्रत्येक 10 से डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो है वो कितना हो जाएगा? लगभग 2 से 3 गुना हो जाता है। फिर जो बात आती है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक जो है, ये तो ताप पे निर्भरता थी, ताप पे अत्यधिक निर्भर करता है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला जो कारक रहता है वह है आपका अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता तो यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि अभिक्रिया का जो वेग है समय के साथ साथ क्या होता है? घटता है। और जब अभिक्रिया प्रारंभ की जाती है तो क्रिया कारकों की जो सांद्रता होती है वह क्या होती है? अधिकतम होती है। क्रिया कारकों की सांद्रता प्रारंभ में क्या होती है? अधिकतम होती है। और धीरे धीरे समय के साथ क्या होती जाती है? घटती जाती है। प्रारंभ में अधिकतम होती है और धीरे धीरे क्या होती जाती है? घटती है। समय के साथ साथ ये क्या होती है? घटती है। जब इसकी सांद्रता घटेगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? आपका प्रभावित होगा। अर्थात जैसे जैसे ये घटेगी अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? घटेगा। अभिक्रिया का वेग भी कम होगा।
जितनी ज्यादा अभिकारक की सांद्रता होगी उतना ही अभिक्रिया का वेग जो है अगर दिशा में बढ़ता जाएगा। दूसरी आती है बात आपकी ताप पर निर्भरता। ताप पर निर्भरता। तो अभी हमने बात की थी ताप से प्रभाव जो है, ताप का प्रभाव वेग पे पड़ा था। तो ताप पर जब निर्भरता की अपनी बात करते हैं तो सामान्यतः अपनी बात करें, सामान्यतः जब अपनी ताप को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। और एक ताप गुणांक पे भी ये क्या होता है, निर्भर करता है। ताप गुणांक अभी अपनी बात की है, ताप गुणांक क्या होता है, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप को यदि अपने बढ़ाएंगे तो ताप गुणांक का जो मान है वो कितना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना हो जाता है। या आपने ये भी कह सकते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है वो कितना हो जाएगा, 2 से 3 गुना हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर उनकी जो स्कीरिय टक्कर है वह बढ़ जाती है, स्कीरिय टक्कर बढ़ जाती है। और वह बढ़ जाने के कारण क्या हो जाता है, इसका अभिक्रिया का वेग जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। फिर आती है अभिकारक व उत्पादों की जो प्रकृति है उस पर भी ये निर्भर करता है। अभिकारक व उत्पादों की जो प्रकृति है उस पर भी ये क्या करता है, निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक एवं उत्पाद की प्रकृति से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। क्योंकि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होगा, पुराने जो बंध हैं वो टूटते हैं, पुराने बंध टूटते हैं व नए बंध या नए बंधों का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो क्रियाशीलता होती है विशिष्ट बंधों को सरलता से टूटने पर निर्भर करती है। तो यदि कोई बंध आसानी से टूटेंगे और नए बंधों का आसानी से निर्माण होगा तो उस अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या होगा, अधिक होगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जैसे यदि अभिक्रिया संपन्न हो रही है कोई, 2NO+O2 और 2NO2, ये जो अभिक्रिया है ये फास्ट रिएक्शन होती है, यह बहुत तेजी से अभिक्रिया होती है, तीव्र अभिक्रिया ये संपन्न होती है। और इसी के से मिलती जुलती अभिक्रिया है जैसे CO और O2 के मिलने से CO2 या अपने कह दे 2CO2 का निर्माण होता है। तो ये बहुत ज्यादा स्लो इसका जो है वेग रहता है। या मंद वेग भी कह सकते हैं इसका, ये अपने कह सकते हैं तीव्र अभिक्रिया होगी, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तीव्र वेग होगा इसका। और यहाँ पे इसका वेग जो है वो मंद वेग होता है।
ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात आती है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो आप सभी छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ के आए हैं कि अभिक्रिया उत्प्रेरक वास्तव में होता क्या है। उत्प्रेरक वह बाह्य पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या कर दे, आर में बदलाव कर दे या अपने कह दें परिवर्तन कर दे। वह क्या आर में परिवर्तन कर दे, वह क्या कहलाएगा, आपका उत्प्रेरक कहलाता है। अर्थात अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। परिवर्तित वह बढ़ा भी सकता है, तो वो पॉजिटिव कैटालिस्ट होगा, और जो घटा देगा वह क्या होगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक आपका कहलाता है। ये दोनों बातें ही वह कर सकता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो अभिक्रियाएं के वेग को बढ़ा देंगे या अपने कहें धनात्मक जो उत्प्रेरक होते हैं, जो धनात्मक उत्प्रेरक हैं, वे क्या करेंगे, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे। अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे। और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक हैं, जो ऋणात्मक उत्प्रेरक हैं, वे क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया वेग को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये वाली चीज आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी कि यदि धनात्मक उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया के अंदर उपस्थित है तो वह क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, और ऋणात्मक होगा तो वह अभिक्रिया को क्या कर देगा, अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। जैसे ये वाली अभिक्रिया एक उदाहरण से अपने पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर CH3 C00C2H5 एस्टर का यदि अपने जल अपघटन करते हैं, अम्ल की उपस्थिति के अंदर यदि ये अभिक्रिया होती है, तो हमारे पास जो बनता है CH3 COOH और C2H5OH का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया जो होती है, यदि सामान्य करवाया जाए तो बहुत ही धीमी गति अभिक्रिया संपन्न होती है, धीमी गति से अभिक्रिया संपन्न होती है। परंतु यदि अम्ल की उपस्थिति के अंदर या अपने कह दे कि एसिड की प्रेजेंस के अंदर ये जब अभिक्रिया होती है, तो ये क्या हो जाती है, इसकी अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभिक्रिया का जो वेग है वह बढ़ जाता है किसकी उपस्थिति के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या उपस्थित होना चाहिए यहाँ पे, एसिड। तो एसिड यहाँ पे क्या काम कर रहा है, धनात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट जो बात आती है आपकी, वह रहती है स्थायी क्षेत्रफल। है कि अभिकारक जो है का स्थायी क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अभिक्रिया का वेग भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। स्थायी क्षेत्रफल का यहाँ अर्थ ये है, मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है, ठीक है। एक तो इसको अपने को जलाना हो, और दूसरा क्या हो कि हमारे पास छोटे छोटे लकड़ी के बहुत सारे टुकड़े हैं, हमारे पास क्या हो,
छोटे छोटे लकड़ी के बहुत सारे टुकड़े हों, जैसे ये छोटे वाले। अब इन दोनों में से यदि अपने जलाना चाहें इन दोनों को, तो इन दोनों में से ये वाले जो छोटे टुकड़े हैं ये क्या होंगे, अभिक्रिया जल्दी करेंगे, अर्थात ये जल्दी जल जाएंगे और इसको जलने में क्या लगेगा, समय लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, अधिक है। क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से ये सभी तरह से या सभी जो क्षेत्र है या चारों ओर से ये क्या कर सकता है, अभिक्रिया कर सकता है, आग इसके अंदर लग सकती है। यहाँ ये इसका बाह्य जो क्षेत्र है वह क्या है, दूसरों की अपेक्षा क्या है, कम है। यहाँ पे यदि इसके बाह्य पृष्ठ की बात करें तो ये केवल इतना पृष्ठ ही क्या होगा, एक्टिव होगा, और इसमें प्रत्येक के ऊपर इतने इतने जो है वो क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ये क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अर्थात यदि कोई अभिकारक ठोस है, उस ठोस को यदि अपने चूर्ण के अंदर बदल लें, तो चूर्ण के रूप में यदि अपने इसको बदल लें, तो इस फॉर्म के अंदर या चूर्ण के रूप में जब होगा, तब अभिक्रिया जो है, या आपने कहें कि जो अभिकारक है, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। और अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया का जो वेग है वह भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि चूर्ण रूप से अपने इकट्ठा करके उसको ठोस फॉर्म में लाएं, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर अंतिम जो आपकी बात आती है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में, वह है आपका विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो किस पे निर्भर करती हैं, प्रकाश पे निर्भर करती हैं। प्रकाश पर क्या करती हैं, या प्रकाश या अपने कहते हैं विकिरण पर निर्भर करती हैं। पर निर्भर करती हैं। ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं उसके अंदर क्या होता है, या तो वह दृश्य प्रकाश पे निर्भर करेंगी, या वह क्या किस पे निर्भर करेंगी, एवं पराबैंगनी या अल्ट्रा वायलेट जिसको अपने क्या देते हैं, और दृश्य जिसको अपने विजिबल लाइट कह देते हैं। इस पे जो अभिक्रियाएं निर्भर करेंगी, तो उन पे यदि विकिरण जिस भी माध्यम से यदि वो विजिबल लाइट में उपस्थित है, तो यदि उसको विजिबल लाइट मिलेगी तो वह अभिक्रिया क्या होगी, जल्दी संपन्न होगी। यदि वह यूवी रीजन में संपन्न होती है, उसको यूवी लाइट्स मिलने पर वह जल्दी संपन्न अभिक्रिया हो जाती है। जैसे अपनी एक अभिक्रिया उदाहरण के माध्यम से इसको पढ़ते हैं। यदि कोई अभिक्रिया है जिसमें H2 और Cl2 की अभिक्रिया अपने डार्क के अंदर करवाते हैं या अंधेरे के अंदर करवाते हैं, तो 2HCl का निर्माण होता है, परंतु ये कैसा होता है, इसका वेग जो है वो कैसा रहता है, मंद रहता है। इन दोनों को यदि अपने अंधेरे के अंदर अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बहुत ही मंद गति से या मंद वेग से ये अभिक्रिया संपन्न करता है। और इसके विपरीत यदि हम अभिक्रिया करवाएं इसको
इसी की अभिक्रिया यदि हम करवाते हैं किसकी उपस्थिति के अंदर, लाइट की उपस्थिति के अंदर, H2 और Cl2 जो है सनलाइट में यदि अभिक्रिया करवाएं तो यहां क्या होता है, 2HCl का निर्माण होता है और विस्फोट के साथ अभिक्रिया होती है। विस्फोट के साथ अभिक्रिया का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा तीव्र अभिक्रिया संपन्न होती है, अर्थात ये फास्ट अभिक्रिया संपन्न, तीव्र अभिक्रिया या अभिक्रिया का जो वेग है वह संपन्न होता है। ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है।